अस्सलाम वालेकुम। ये सारी लड़ाई मैंने क्यों शुरू करी, ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मेरी रज़ी रफ़ी से जब से शादी हुई, अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रहा सब कुछ। लेकिन रज़ी रफ़ी की वालदा माजदा उनके इंतकाल करने के बाद, उनके इस दुनिया से पर्दा करने के बाद, ना जाने क्यों सिर्फ शायद रज़ी की वालदा ही गई, बाकी किसी की वालदा नहीं गई। रज़ी को इस तरह से कर दिया कि बस हमसे मांगो हम देंगे, जबकि कहने को रज़ी की सिर्फ वालदा गई हैं, बहन भाई बाप सब जिंदा हैं, लेकिन रज़ी को एक एक रुपये का मोहताज बना दिया गया। वालदा के इंतकाल के बाद से कभी नदीम रफ़ी, कभी आसिम रफ़ी, कभी वसीम रफ़ी, कभी नसीम रफ़ी, कभी जिसका दिल चाहे वो रज़ी को गोद लेता कि हम तेरा खर्चा उठाएंगे, तू हमसे मांग। जैसी कोई भाई उंगली पकड़ाता, गोद में लेता, रज़ी खुश हो जाते कि हाँ चलो, नदीम भाई ने हाथ पकड़ा है, आसिम भाई ने पकड़ा, चलो अब तो वसीम भाई के पास हूँ मैं, अब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा स्टेब्लिश होते तो वहीं वो भाई हाथ छुड़ा देता, फिर रज़ी फिर वही घुटनों घुटनों बल चलते रहते। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। रज़ी रफ़ी को सन 2012 से, वालदा के इंतकाल के बाद से खर्चे पे रुलाया जा रहा है। सन 2012 से, 12 से अब हम आ गए 2024 में। 12 से 24 में अल्हम्दुलिल्लाह रज़ी रफ़ी एक बेटे और दो बेटियों के बाप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा। अल्लाह ने नहीं ये सोचा कि रज़ी बेबस है, अल्लाह ने सोचा रज़ी मेरा बंदा है, मुझे उसे भी औलाद से नवाजना है, चाहे बेटी की नेमत हो या बेटे की रहमत हो, दोनों अल्लाह ने, मेरे रब ने नवाजा मेरे शौहर को मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर, मेरा गुलशन आबाद है, मेरे सर का साई मेरे सर पे सलामत है। लेकिन इन लोगों को बहुत शौक है कि हम मांगे। मेरा कोई भी राइट नहीं बनता मैं किसी भी जेठ के आगे हाथ फैलाऊं। मज़हब के हिसाब से, कानून के हिसाब से रज़ी रफ़ी मेरे शौहर हैं, तो मैं सिर्फ अपने शौहर से मांग सकती हूँ। हाजी रफ़ी जो कि मेरे मामू हैं, मैं उनसे जाके सवाल कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरा सवाल करना, किसी से मांगना बनता ही नहीं है, और ना मैं मांगूंगी, क्योंकि हमेशा मेरे मरहूम वाले साहब ने, सैयद मुबीनुद्दीन ने सिर्फ ये सिखाया कि अल्लाह हमें अपना मोहताज रखता है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, कोई भी इंसान उसको हमसे छीन नहीं सकता। तो उसी बात पे यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ मैंने अपने शौहर से जिस तरह सारी बीवियां तकाजा करती हैं, वैसे ही मैं तकाजा करती थी। ये भी बहुत हैरान कुन बात होगी कि शादी के बाद सिर्फ एक दफ़ा रज़ी रफ़ी ने अपनी बेगम के साथ उम्रा किया। उसके बाद रज़ी रफ़ी किसी इंटरनेशनल टूर पे कोई उम्रा, कोई हज नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि रज़ी रफ़ी के पास इतने पैसे ही नहीं थे, उनको इतनी इजाज़त ही नहीं दी गई। कोई इंटरनेशनल टूर रज़ी रफ़ी की औलाद में से किसी ने, उनकी बीवी ने कहीं नहीं किया। शादी को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 15 साल हो गए। उसके बावजूद एक एक चीज़ के लिए किसी भी भाई के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। अभी काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए, नदीम रफ़ी के आगे हमारा कशकोल है। वो देंगे तो हमारे घर में खाना पकेगा, वो देंगे तो हमारे घर में चाय बनेगी, वो देंगे तो हम कहीं जाएंगे, वो देंगे तो हमारे घर गाड़ी में पेट्रोल लगेगा। इसके अलावा किसी से हम नहीं ले सकते। रज़ी रफ़ी को जितना तरसाना है वो हर काम के लिए वो तरसाते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2022 में जब नदीम रफ़ी का नवासा पैदा होता है तो हमारा खर्चा रोक दिया जाता है। दिसंबर की 20 की तारीखें थी, सही से मुझे याद नहीं, 15 से 20 के दौरान नदीम रफ़ी का नवासा पैदा हुआ। तब वहाँ पे खर्चा रोक दिया गया कि रज़ी रफ़ी आएंगे, उनकी बीवी आएगी तो खर्चा मिलेगा। वहाँ से आसिम रफ़ी ने, उन्होंने ऐलान कर दिया 2022 हम अलग हो गए, हम रफ़ी एंड सन से अलग हो गए। तो रज़ी का जितना भी ग्रॉसरी आ रही है वो सब शट डाउन कर दिया गया। जबकि आसिम रफ़ी रज़ी रफ़ी के कर्जदार हैं। काफ़ी बड़ी अमाउंट है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है जो आसिम रफ़ी को, रज़ी रफ़ी को देनी है। उसके बावजूद भी 40 लाख, 40,000, 50,000, इससे ज़्यादा मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा हुआ लाख रुपए की ग्रॉसरी, ये भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दी। इतनी ही ग्रॉसरी आ रही थी, उसके बावजूद आसिम रफ़ी ने वो बंद करवा दी। आसिम रफ़ी ग्रॉसरी बंद करवाते हैं, नदीम रफ़ी खर्चा नहीं देते। घर में छोटे बच्चे, सर्दियों के दिन, सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं, पेपर्स हो रहे हैं, खाने का क्या होश है कुछ नहीं पता। कोई मसला नहीं, जिस तरह जैसे तैसे करके, जैसे एक औरत, एक माँ गुजारा करती है वैसे गुजारा करा। लेकिन फिर बाद में दिसंबर के आखिर में खर्चा मिल जाता है, गुजारा हो जाता है। फिर दोबारा
मई 2023 में फिर दोबारा ये कहानी दोहराई जाती है, क्योंकि नदीम रफ़ी की पोती की पहली सालगिरह है। नदीम रफ़ी की पोती की पहली सालगिरह है। उस पर प्रेशर दिया जाता है कि जब तक पोती की सालगिरह में शामिल नहीं होंगे तब तक आपका खर्चा नहीं मिलेगा। मैं हाजी रफ़ी के कमरे में बैठी हुई हूँ। मेरे घर में मेरे शौहर के पास सिर्फ 20 रुपये हैं। 2 दिन पुरानी दाल खिलानी है मुझे अपने बच्चों को। फाइनल पेपर मेरे चल रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चों को मैं ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ट्यूटर की फ़ीस इजाज़त नहीं है, कारी साहब की फ़ीस इजाज़त नहीं है, टीचर के यहाँ जाना इजाज़त नहीं है, टीचर को बुलाना इजाज़त नहीं है, मासी के पैसे हमारे पास नहीं है। ये सारे काम मेरे हैं। लेकिन हाँ, जब मैं बच्चों की उस रोटी के पैसे लेने के लिए हाजी रफ़ी के पास जाती हूँ तो हाजी रफ़ी कहते हैं कि भाई नदीम रफ़ी की पोती की सालगिरह है, अगर आप वहाँ आएंगी तो नदीम रफ़ी आपको खर्चा देगा, वरना वो नहीं देगा। उस पर मैं रफ़ी साहब से उनकी आंख में आंख डाल के कहती हूँ, मैं नदीम रफ़ी के बाप के पास बैठी हुई हूँ, मैं नदीम रफ़ी के बाप के पास बैठी हुई हूँ। रज़ी रफ़ी की वालदा सिर्फ इस दुनिया से गई हैं, आप रज़ी रफ़ी के वालिद हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने रज़ी को उसके पाँव पे क्यों नहीं खड़ा किया? आपने रज़ी को इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि वो अपनी बीवी बच्चों का खर्चा उठाए? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। माँ जवाबदेह नहीं है, माँ तो चली गई, ये जिम्मेदारी बाप की थी। उस पर भी मुझे प्रेशर देते हैं कि नहीं, ये लो 1000 रुपये, 1000 रुपये पौन घंटे 45 मिनट की जिद बहस के बाद हाजी रफ़ी मेरे हाथ में रखते हैं कि चल बेटा ये ले, इससे रोटी मंगा ले। मैं जाके नौकर को ऑर्डर देती हूँ कि रोटी ला के मेरे बच्चों को खाना खिलाओ। उस पर भी रफ़ी साहब कहते हैं कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं खर्चा नहीं दूंगा, नदीम रफ़ी बंद करेगा, मैं नहीं करूँगा। और उस पर भी अस्मा रज़ी का ये बयान था, जो सबके सामने कह रही हूँ, कि उस फंक्शन में मेरा भाई काशिफ मौजूद होगा। अगर उस वक्त कोई बदतमीज़ी की तो अपने भाई के सामने सब कुछ बता दूंगी। सिर्फ ये कह के मैं उस कमरे से निकल जाती हूँ। उसके बाद वो सालगिरह आराम से हो जाती है और सालगिरह के 2 दिन तक वही 1000 रुपये जो रफ़ी साहब ने दिए थे हम उस पर गुजारा करते हैं। 2 दिन के बाद हाजी साहब 99,000 भिजवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपये माइनस करने थे जो उन्होंने अपनी बहू को दिए थे। मैंने कहा क्यों माइनस किए? कहना नहीं बेटा तुमने मुझसे लिए थे। मैंने कहा लिख देते अपनी बहू अपनी भांजी को 1000 रुपये मैंने भीख में दिए हैं, उनके बच्चों के खाने के लिए दिए हैं। लेकिन रफ़ी साहब नहीं, मैं तो हिसाब लिखता हूँ। मैं क्या हिसाब जब लिखते हैं ना तो ये याद रखिएगा हाजी रफ़ी, अगर आपने मेरे बच्चों पे 1000 रुपये नहीं छोड़े तो मैं कैसे अपने मियाँ के सारे पैसे आप पे छोड़ दूँ? मेरे बच्चों का हक है, रज़ी की औलाद का हक है। उसके बाद ये बात सिर्फ रफ़ी साहब, रज़ी रफ़ी और अस्मा रज़ी यानी हम तीनों के बीच में होती है। ये बात रफ़ी साहब ये खुद वसीम रफ़ी को बीच में बुला के बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे सीन हुआ। फिर 17 अक्टूबर 2023 वसीम साहब को भी ये बात पता है कि 2 दफ़ा ये अटैक हो चुका है, 2 दफ़ा फाकों की नौबत आ चुकी है। उसके बावजूद 17 अक्टूबर 2023 अल्लाह जाने, मेरा रब जाने, वसीम रफ़ी को ऐसा क्या काम था नदीम रफ़ी से जिन्होंने मुझसे कहा कि आप नदीम रफ़ी से, उनकी बेगम से माफ़ी मांगे, उनसे माफ़ी मांगे। मैंने कहा क्यों मांगूं? मेरे उसूल हैं, अगर मैं किसी से कतई ताल्लुक़ हुई हूँ तो मैं अपने उसूलों पे हुई हूँ। अगर सामने वाले ने गलती करी है तो वो माफ़ी मांगे, मेरी गलती बता दें, मैं माफ़ी मांग लूँगी। उस पर वसीम रफ़ी बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गए, क्योंकि मैंने उन्हें भी चुप करवाया। मैंने कहा ये बातें मत निकाली कर, जो बातें मैंने आपको एक राज के तौर पे दिया है, एक अमानत के तौर पे दिया है। मैंने कहा वो अमानत आप खोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि भरी महफिल में सारे बेटे बैठे हैं, सारी बहुएँ बैठी हुई हैं, उस पर इस तरह से आप रज़ी रफ़ी के घर का चर्चा करें। अगर आपको कोई बात पता है तो अपने तक रखें। लेकिन नहीं, वसीम रफ़ी तो अल्लाह जाने कौन सी धुन में थे, उन्होंने सबके सामने ये बात बताई। जब सबके सामने ये बात बताई तो नसीम रफ़ी बहुत गुस्सा हुआ कि हमारे घर में फाके हो रहे हैं, हमारे घर में फाके हो रहे हैं, हम लंगर और मिलादे कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये चीज़ तो आपको भी देखनी चाहिए कि क्यों नहीं लेता। रज़ी से गुस्सा कर रहे हैं नसीम रफ़ी कि क्यों नहीं लेता अपना हक, क्यों नहीं छीनता, तेरी सारी जायदाद हैं, तेरी सारी प्रॉपर्टी है, ले छीन, निकालो उनके हलक से, खींचो इनकी ज़मीन के नीचे से इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींचो। ये नसीम रफ़ी सबके सामने कह रहे होते हैं। फिर अला ऐलान सबके सामने मैंने ये बात कही कि 2 दफ़ा हो चुका है
कोशिश कीजिएगा कि तीसरी दफ़ा ना हो, कोशिश कीजिएगा कि ये तीसरी दफ़ा ना हो। तीसरी दफ़ा होगा तो दुनिया को पता चलेगा कि आप रज़ी रफ़ी की बीवी के साथ, अपनी सगी भांजी के साथ, जिसको लोग समझ रहे हैं कि यतीम भांजी के सर पे हाथ रख के अपनी बहू बनाया, अपनी घर की जीनत बनाया, जो ताहिर हुसैन कहते हैं घर की जीनत बनाया। तो सोचें तो जीनत के साथ क्या क्या किया। तो मैंने भी कहा कि हाँ, मैं दुनिया को बताऊंगी। फिर वही हुआ इस साल अक्टूबर में। इन लोगों को बहुत मज़ा आता है तरसाने में, तड़पाने में, हर चीज़ का खर्चा रोकने में। अक्टूबर में भी खर्चा नहीं दिया, सितंबर में दे दिए 50,000, पूरी ग्रॉसरी, सब्जी, गोश्त, मासी के पैसे, कारी साहब के पैसे, पूरा 50,000 में, पेट्रोल के पैसे 50,000। 50,000 में अल्लाह जाने किसका घर चलता होगा, कौन से रफ़ी साहब के बेटे का घर चलता होगा। मैं तो नहीं मानती। अगर आपको पता हो कोई भी रफ़ी साहब का बेटा 50,000 में अपना घर चलाता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी सुनना चाहूँगी 50,000 में एक महीने का बजट कैसे बनेगा। अक्टूबर में वो 50,000 भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद नसीम रफ़ी एक नौकर के ज़रिए 35,000 का पानी का बिल पकड़ाते हैं, पानी या गैस का बिल पकड़ाते हैं कि रज़ी भाई से बोलो कि ये बिल जमा कर दें और इस महीने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी जाएगी। नसीम रफ़ी ने पहले बिल भिजवाया और बच्चों की फ़ीस को मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। मैं नसीम रफ़ी से पूछती हूँ, जब 30 जून डिसाइड हुआ था, जब आपने शेयर नहीं दिया, आपने हिस्सा नहीं दिया, तो आप रज़ी रफ़ी का खर्चा रोक कैसे सकते हैं। जिस दुकान पे आप बैठते हैं ना नसीम रफ़ी हेड ऑफिस पे, वो भी रज़ी रफ़ी की उतनी ही है जितनी आपकी है। ये आप भी जानते हैं और अल्लाह भी जानता है, और ये कानून की पेपर्स में भी है। तो जब आपने ये सारे पैसे रोके हैं, सब कुछ करा है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी कुछ ना कुछ करेगा। सितंबर में 50,000 रुपये महीने का खर्चा दिया, वो जैसे तैसे गुजारा हो गया, कर लिया। अक्टूबर में फिर नसीम रफ़ी एक नौकर के ज़रिए मैसेज पहुंचाते हैं कि 35,000 रुपये आपको पानी या गैस का बिल देना है और स्कूल के बच्चों की फ़ीस देनी है। उसके बाद नदीम रफ़ी अक्टूबर का खर्चा 50,000 भिजवाते हैं। 35,000 रुपये में मुझे पानी और बिजली का गैस भी बिल भी जमा करना है, बच्चों की मुझे स्कूल की फ़ीस भी जमा करनी है। तो मैं हाजी रफ़ी के पास फ़ौरन जाती हूँ कि इस 50,000 में मुझे बता दें मैं क्या क्या करूँ। हाजी रफ़ी कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसे नहीं है, नदीम के पास जाओ। मैंने कहा नहीं, रज़ी के पास आपका नाम है, आप बाप हैं, आपको जवाब देना है। मैं तो नहीं जाऊँगी नदीम के पास, आप पूछें। कह रहे नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आप बताएंगे मेरे बच्चे क्या खाएंगे। उस वक्त भी इनको नहीं पता। मैंने कहा रात में जो भी जैसे तैसे मैंने बच्चों को खिला दिया। कल सुबह मेरे बच्चे चाय पापा खा के स्कूल जाएंगे, लंच के कोई पैसे नहीं है, लंच का कोई सामान नहीं। स्कूल से वापस आएंगे तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे मिले ही नहीं। 17 तारीख हो गई, 17 अक्टूबर, कोई पैसे नहीं है। पिछले महीने 50,000 मिले थे जो ख़त्म हो गए, जैसे तैसे गुजारा किया था कर लिया। इस महीने ना कोई सेविंग है, ना कहीं से कोई भी आमदनी है, ना कोई इनकम है। जो मिलेगा हमें वही गुजारा करना है, उसी में खर्चा करना है। तो उस पर हाजी रफ़ी कहते नहीं मेरे पोता पोती हैं, मैं उनको खिलाऊंगा। मैंने कहा याद रखिएगा दोपहर में बच्चे 2:30 बजे स्कूल से आएंगे, भूखे आएंगे, सुबह का चाय पापा खा के जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उनको खाना खिलाएगा। उस पर हाजी रफ़ी बड़े आराम से फ़ख्री अंदाज पे कहते हैं मेरा पोता है, मेरी पोतियाँ हैं, मैं खिलाऊंगा, 5 स्टार होटल से मंगवाऊँ या कहीं से भी मंगवाऊँ। मैंने कहा कहीं से भी मंगाते हैं, ढाबे से मंगाते हैं, ठेले से मंगाते हैं, लेकिन बच्चों को खुदा के वास्ते खाना खिला दीजिएगा। दूसरे दिन मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, फिर यही होता है घर में तो हमारे था ही नहीं कुछ खाने के लिए। रज़ी साहब से पूछा, कह रहे हैं अबू ने तुमसे बोला था जाओ अबू के पास। मैं जाती हूँ मामू के पास, मामू से पूछती हूँ क्या है खाना, मामू सो रहे होते हैं, ना उनके किचन में कुछ है, मामू सो रहे हैं। और मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने शौहर को बता के घर से निकल जाती हूँ कि मैं तो इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तीसरी दफ़ा हुआ है। घर से बाहर निकलती हूँ और अपने आप को तैयार करती हूँ कि अब मुझे दुनिया को बताना है कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, कौन सी इज्जत और कौन सी ऐश में उन्होंने मुझे रखा हुआ है। कितना आला ख़ानदान है जहाँ लंगर, ज़कात, फ़ितरा, नौकरों की शादियाँ, नौकरों के इलाज करवाए जा रहे हैं। उस घर की बेटी का इलाज नहीं करवाया गया, उस घर की बेटी को, बहू को रुलाया गया, वहाँ की पोता पोती को रुलाया जा रहा है एक एक चीज़ के पीछे, 10 रुपये की चॉकलेट के पीछे, 50 रुपये की आइसक्रीम के पीछे। इस तरह से नहीं होता। रिस्क देने वाला मेरा रब है। मेरे रब ने जो जो ज़िंदगियाँ यहाँ उतारी हैं सबके रिस्क भी लिखे हैं, और मेरा रब ही रिस्क छीनेगा, इसके अलावा किसी को अख्तियार नहीं है।
इंसानों की सिफ़ात इंसानों की हैं, मेरे रब की सिफ़ात का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।